सो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर में बच्चों कुछ ही बातें जाननी थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाली चीजें जो हमने क्वेश्चंस भी बनाई। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं वो एक तरीके से प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख रहे हैं, है ना। तो कुछ बातें जो कि इररेशनल नंबर के ऊपर है वो हम इस लेक्चर में करेंगे और इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है, जिसमें कुछ बातें आपको इरेशनल नंबर के बारे में जाननी चाहिए बताई गई हैं। वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बेसिकली वो बात ये है कि जैसे हमने बात की ना कि रैशनल जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे √2, जैसे √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। यस। तो एक तो इसी का प्रूफ कि क्या प्रूफ है, मतलब कैसे प्रूफ करें कि ये इरेशनल नंबर है, इसके बारे में जानेंगे। और इतना ही है। उसके बाद फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, फिर दूसरे चैप्टर्स को चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। बट इस बात को समझें कि ये सारे रैशनल नंबर क्यों हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो हमने डिवाइड किया था, हमने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, और फिर इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स। नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं NOS, ऐसे कर दिया नंबर्स। ठीक। सो ये दो बातें जान लेते हैं पहले कि ये होते क्या है ना। और इरेशनल नंबर को जाने तो रैशनल नंबर के बारे में भी जानना चाहिए। तो बेसिकली जो आपको पढ़ाया था मैंने पहले चैप्टर्स में या पुराने वीडियोस में, वो ये है कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों रियल नंबर्स के पार्ट हैं। मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए तो सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं वो कवर हो जाते हैं। याद है आपको? देखो ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था कि जब हमने पढ़ा कि जी रियल नंबर जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ और तरीके के नंबर भी होते हैं क्या, तो हमने देखा कि हाँ रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, थोड़ा बहुत समझ लिया। और फिर हमने देखा कि रियल नंबर में बहुत प्रकार के नंबर्स हैं। तो जो इस तरीके के नंबर्स बच गए हैं, √2, √3, √5, इनको इररेशनल नंबर बोल दिया, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई रैशनल नहीं है। ओके। जो फिक्स नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है कह सकते हैं। और रैशनल नंबर जो कि बिल्कुल परफेक्ट, जैसे 0.931 0.931 ही है, इसमें कुछ दुमत नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, ये इतना ही है, वन वन ही है, फिक्स है। लेकिन अगर मैं बोल दूं √2, तो √2 का वैल्यू फिक्स नहीं है बच्चों। ये है 1.414, आगे भी बहुत सारे होते हैं इसमें 414592 ऐसे करके बहुत सारा होता है। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए ये मान लेते हैं कि √2 का वैल्यू चलो जी 1.414 लेके चलेंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि कहीं तो हमें मैथमेटिक्स में तो काम करना पड़ेगा ना, कहीं तो रुकना पड़ेगा। उसी तरीके से जो √3 है, 1.732 करके इसका वैल्यू होता है, और भी आगे होता है। तो हम और आगे वाला नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं कि अच्छा ये सब कुछ रहने दो, 1.732 मान के चलो, क्योंकि करीब करीब ये 3 के आसपास पहुंच जाता है। 1.732 इंटू 1.732 की अगर करते हैं तो 3 के आसपास बिल्कुल करीब करीब पहुंच जाएगा। तो ये जो नंबर है, ये जो वैल्यूज हैं, ये इसका कोई रैशनल नहीं है, ये मतलब कोई परफेक्शन नहीं है इसके अंदर, इररेशनल है। ओके। सिमिलरली पाई, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, 3.141 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए 3.14 मान लेते हैं। तो ये इररेशनल है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई परफेक्शन नहीं है। ओके।
और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, तो पूरे के पूरे रियल नंबर यही हैं दोनों मिला करके। अब अगर रैशनल नंबर के अंदर भी बात करें तो जी इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के अंदर इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ हमने पढ़ा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एटसेट्रा। ठीक है जी, ओके। सो आगे आते हैं अपने इस वाले लेक्चर में। सो इतना तो पता है कि ये दोनों रियल नंबर के पार्ट हैं। ऑल राइट। तो रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? वो सारे नंबर्स जो कि रैशनल है, मतलब फिक्स्ड है, जिसकी एक अपनी वैल्यू है, परफेक्ट है। फिक्स्ड ऑब्लिक परफेक्ट नंबर्स है, परफेक्ट नंबर्स। जैसे 0.35921 अगर ऐसे भी लिखा हुआ है, बट ये इतना ही है, 0.35921 फिक्स है, तो ये रियल नंबर, ये सॉरी रैशनल नंबर है। लेकिन वही मैं बात कर दूं पाई, तो पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है बच्चों। 3.141 ऐसे करके बहुत सारा आता है, इसलिए ये इरैशनल नंबर है। तो मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर को, कि रैशनल नंबर क्या होगा, उसको बताने के लिए एक तरीका बताया गया। बोला कि रैशनल नंबर वो सारे नंबर होंगे। सो मैं लिखूं एक जगह, लिखना चाहिए, यहां पे लिखते हैं दूसरे कलर में, यूज ब्लू। एनी नंबर, एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ p divided by q, where p and q are integers, integers, and q is not equal to 0, ये डिफाइन किया गया। तो इसका मतलब एक बार समझ लें। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे ले लेते हैं 5/9। ठीक, ये पहले स्टार्ट करते हैं छोटे से, 1/2। 1/2 को ही देखो 0.5 भी लिखा जा सकता है, तो 0.5 एक रैशनल नंबर है। 1/2 भी उसी तरीके से रैशनल नंबर है। क्यों बता पा रहा हूं मैं 1/2 रैशनल नंबर है? क्योंकि अब इस डेफिनेशन से हम चलेंगे, इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। डेफिनेशन ये कहता है कि एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो p जो कि 1 है, q जो कि 2 है, p बाई क्यू में है, p एंड q इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर भी है जी। 1 एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? वो सारे नंबर लाइन वाले जो हमने देखे थे, -2, -5, लेकिन पॉइंट वाले नहीं, डेसिमल वाले नहीं। 0, 1, 2, 3, ये सब जो हमने देखे थे, ये सारे इंटीजर्स थे। एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखो, ये हमने पढ़ा था ना, ये देखो, ये इंटीजर्स के बारे में ही तो पढ़ा था। तो इंटीजर्स क्या थे? नेगेटिव इंटीजर्स थे, जो कि -3, -4, -2 एटसेट्रा। लेकिन याद रहे, इसमें पॉइंट वाले नहीं है, डेसिमल नहीं है। डेसिमल वाले को बोलते हैं नॉन इंटीजर्स, 0.5, 1.5। ठीक, तो ये पूरे, ये सारे इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4 माइनस वाले सारे, जो सॉलिड वाले नंबर है। सॉलिड मतलब 3, 2, 1, पॉइंट वाले नहीं, विदाउट डेसिमल वाले। ओके, सो वी आर हियर, या। सो मैं ये कह रहा हूं कि एनी नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू, 1/2, एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, 1 और 2 इंटीजर भी है, बहुत बढ़िया, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो बहुत ऑब्वियस रीजन है कि q इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो, डिवाइड किया जाए, तो ये इंफिनिटी बन जाता है। इंफिनिटी मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं है कि क्या होगा आंसर। या इसी को बोलते हैं इंफिनिटी, ऑब्लिक बोलते हैं नॉट डिफाइंड। पता ही नहीं है इसका क्या आंसर होगा, किसी को नहीं पता। ये जानना है कि क्यों एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो मैंने क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स की वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आप लोगों को, बच्चों को सिखाया था कि क्यों, अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय समथिंग करूं तो 0 आंसर आता है, लेकिन अगर मैं
किसी नंबर से जीरो को डिवाइड कर दूं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। यस। ये कौन से चैप्टर में पढ़ाया है मैंने? हम्म, वो याद नहीं आ रहा। मे भी शायद ये एक्सपोनेंट और ये सब जो चैप्टर्स थे ना, इस वाले चैप्टर में बेसिकली देख लेना, चैप्टर 9 या 10th के बाद वाले चैप्टर्स में मैंने कहीं पढ़ाया है। या अगर मुझे मिलता है लिंक तो मैं लिंक दे दूंगा आप लोग। ऑलराइट। सो द पॉइंट इज कि ये समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। कि डिवाइडेड बाई जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया। और जो डेफिनेशन है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो कोई भी नंबर लो। लेट्स से लेते हैं, यही वाला ले लो। 0.35921 लिखा था ना, और बोला था कि ये रैशनल नंबर है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे है ये रैशनल नंबर। तो देखो, 0.35921 को लिखा जा सकता है, इस पॉइंट को हटा दो, कितना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से डिवाइड कर दो। देखो, इतना लिखा जा सकता है। इट इज इन फॉर्म पी डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू ये है, पी ये है, ये पी की जगह पे है, ये क्यू की जगह पे है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो ये एक रैशनल नंबर है। यस। तो बच्चों, कोई भी नंबर जो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है वो एक रैशनल नंबर है। ओके। व्हाट अबाउट वन नंबर जो कि जनरली हम कंफ्यूजन में रहते हैं, 22/7, ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है? तो जनरली मैं तो ये बोल के चल रहा हूं कि जी पाई एक इरैशनल नंबर है, लेकिन मुझे पता है कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। तो अगर पाई इक्वल टू होता है 22/7 के, तो 22/7 देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पी है और नीचे में क्यू है, तो पी डिवाइडेड बाई क्यू ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पाई इरेशनल नंबर है, और फिर बोलते हैं कि ये तो 22/7 भी है? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि जो 22/7 है, ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? सेवरा साथ से सेटिस्फाई कर रहा है। पी डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जो पाई है बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर है। और जो पाई इक्वल टू हम 22/7 बोलते हैं, ये एक्चुअली होता नहीं है। हम अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि पाई की वैल्यू हम 3.14 मान के चलते हैं। 3.14 है नहीं, इसके 3.14, 5, 9, 2 ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज हैं इसके, जो कि कभी अंत नहीं होते, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन हम अपना मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम मान के चलते हैं कि ये 3.14 के आसपास हो, 3.14 है। इसी तरीके से पाई का वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 22/7 है। 22/7 होता नहीं है। 22/7 एक रैशनल नंबर है। जैसे तुम 22/7 किया जाए, करके देखते हैं, क्या ये इनफाइनाइट तक आता है? मतलब 3.14 के बाद भी ऐसे कुछ भी नंबर आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? देखते हैं। तो 22, जस्ट मिनट, 22 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, तो कितना आएगा? 321 आ गया। ओके। फिर क्या आ गया? ये आ गया 10। तो पॉइंट दे दें, 1, तो 7, ये कितना हो गया? 30। ओके। फिर ये कितना हो गया? 3 4 जा 28। ओके। फिर कितना आ गया? 20। फिर 14। फिर कितना आ गया? 60। फिर 8 जा 56। इसको मिटा देते हैं, हाँ, नीचे वाला। डेफिनेशन तो अब हमें पता चल ही गया है। 56, तो कितना आ गया बच्चों?
40, फिर से 5, 35, कितना आ गया 50, फिर 7 जा 49, फिर क्या आ गया 10, फिर क्या करोगे 1, 7, फिर क्या आ गया 30, फिर आएगा 28, तो 28 के लिए आप लिखोगे 4। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये देखो ये दोबारा से रिपीट होने लगा 142857, उसके बाद ये रिपीट होने लगा 14, आगे भी जब तुम करोगे तो 142857 ये रिपीट होगा, फिर से आएगा 142857। तो ये ऐसा नहीं है कि इस ये इनफाइनाइट तक क्या आ रहा है पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है 22/7 में। 22/7 में मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पता है कि 3.142857 और मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा। मतलब मुझे पता है, ये सब कुछ मिटा दिया जाए, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं यहां से यहां तक। मुझे पता है कि 22/7 अगर किया जाए तो ये आएगा 3.142857 और उसके ऊपर बार लगा दूं। बार लगा दूं मतलब कि फिर से रिपीट कर लो 142857, फिर से रिपीट कर लो 142857। लेकिन मुझे पता है, डेफिनिट है ये चीज, इसलिए ये रैशनल है। लेकिन जो पाई का वैल्यू है ये पता ही नहीं है किसी को, 3.14592, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक रिपीटेशन आ जाएगा इसके बाद, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, किसी को नहीं पता, आज तक कैलकुलेटर भी अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स भी नहीं पता कर पाए। सिमिलरली √2 का वैल्यू 1.414, आगे भी चलते जाओ, पता ही नहीं है कि कहीं मतलब कहां पे एंड होगा। और ना तो ऐसा भी हो रहा है कि कहीं से रिपीट होना शुरू हो जाए कोई नंबर, ऐसा हो भी नहीं रहा। जैसे सिमिलरली देख लो 10/3, ये रैशनल है कि इरैशनल? ये रैशनल नंबर है, क्यों? पहली बात तो कि ये इन फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q है, ठीक। p एंड q इज नॉट इक्वल टू, इज एन इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर 10/3 करते तो क्या आता, 0.33333 कहां तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक चला गया तो इरैशनल हो गया, ये फिर भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 0.3 के बाद मैं ऐसे बार लगा दूंगा, मुझे पता है कि 3 के बाद 3 ही आएगा, मुझे पता है कि इसके बाद भी 3 आएगा, इसके बाद भी 3 आएगा। लेकिन √2 के केस में मुझे पता ही नहीं है कि 1.414 के बाद क्या आएगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आदमी, डेफिनिट नहीं है कोई भी चीज। समझ में आ रहा है? सो जहां पे मेरे नंबर्स डेफिनिट है बच्चों, ऑल दो वो इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि 3 के ऊपर बार लगा दूंगा। 22/7 में भी यही है, 3.142857 के ऊपर बार लगा दूंगा, मुझे पता है कि ये इसके बाद रिपीट होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो, सिर्फ आप ये देखो कि क्या वो p/q के फॉर्म में है, और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये सब वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो तुम बोलो कि वो रैशनल नंबर है, ये सब डिवाइड करके देखने की जरूरत भी नहीं है। हाउएवर अगर डिवाइड करके देखोगे भी तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे √2 का वैल्यू पता ही नहीं चल रहा कि क्या आएगा इन्फिनिटी तक, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, इसका वैल्यू डेफिनेट पता चलेगा आपको। जैसे 10/3 आपको बता दिया, 22/7 बता दिया, इसलिए ये सारे रैशनल नंबर हैं। सिर्फ ये देख करके ही बता सकते हो, अगर फ्रैक्शन में है, किसी चीज को मैं फ्रैक्शन में लिख पा रहा हूं तो ये रैशनल नंबर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। यस। ओके। सो ये रैशनल नंबर है, इतना क्लियर हो गया। तो इन सभी नंबर्स को छोड़ के अगर कोई ऐसा नंबर है
जिसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके। जैसे पाई, पाई को लिख तो देते हो तुम 22/7 इज इक्वल टू 22/7, बट ये अप्रोक्सीमेशन है। ये एक तरीके से ऐसे लिखा जाना चाहिए, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अपना काम धंधा चलता रहे मैथमेटिक्स में, हम अपना काम कर पाए, इसके लिए मैं 22/7 को यूज कर लेता हूं, या जस्ट यूं कहें तो 3.14 लिख करके काम चला लेता हूं। एक इरेशनल नंबर को भी रैशनल नंबर बना के काम चलाते हैं हम लोग। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं बोलता हूं कि 1.414 मान लो। अब 1.414 कोई मुझसे पूछे कि बस इतना ही है 1.414, इसके बाद कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा कि ये रैशनल नंबर है, फिक्स है इसकी वैल्यू, राइट। तो मैं इरेशनल नंबर को भी रैशनल नंबर बना के काम चलाता हूं अपने मैथमेटिक्स में। तो होप कि इससे आपको रैशनल और इरेशनल के जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, वो क्लियर हुए होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर इन द फॉर्म P बाई Q। क्यों बोल रहे हैं हम कि 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हम ये क्यों बोलते रहे कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक बात और करेंगे, वो हम ये देखेंगे कि जो √2 है या √3 है, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, जो अभी हमने देखा कि ये इरेशनल नंबर है, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो जस्ट मैं ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि जी प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा इसका महत्व है नहीं। आप जब आगे के अपने कॉलेजेस में जाओगे, ये सब जगह पे जाओगे, तो ऐसा बहुत ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इसका प्रूफ जानना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जी इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये जानना जरूरी है। यस, वो हमने जान लिया है। लेकिन अब सिर्फ सिंस एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लो। तो देखो बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करना एक्चुअली डिफिकल्ट है, पहली बात ये बता देता हूं। और इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए क्या हुआ कि जब भी मुझे दुनिया में कुछ ऐसी डिफिकल्ट चीज प्रूव करनी होती है ना, ओके, तो दो तरीके होते हैं प्रूफ के। एक तो कि मैं साफ साफ प्रूफ कर दूं, जैसे मान लो कि एक कॉइन है, कॉइन के आगे हेड है और उसके पीछे साइड में टेल है, और मुझे पक्के से पता है कि इस कॉइन में आगे या एक जगह पे हेड है। ऐसा भी हो सकता है ना, कि हो सकता है कि कॉइन ही खराब हो, उसके पीछे साइड में वो जो टेल है वो लिखा ही ना हो, है ना। तो मुझे पक्के से पता है कि या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक, मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, ओके, और वो हाथ में यहां पे बंद है किसी के हाथ में। अगर कोई मुझे ये पक्के से बता दे कि ऊपर में हेड नहीं है, हेड नहीं है, या बोल दूं नॉट हेड, ऑल्दो ऑल्दो मैंने ये प्रूफ नहीं किया कि हाँ ऊपर में टेल है, ये प्रूफ मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि हाँ इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरीके से मान लो, किसी भी तरीके से बता दिया मैंने कि ऊपर में हेड तो नहीं है, कॉन्फिडेंस है 100%। इसका मतलब ये है कि टेल है। तो कभी कभी मैथमेटिक्स में ये अप्रोच लिया जाता है किसी चीज को प्रूफ करने के लिए। जैसे कि अगर किसी भी तरीके से मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये √2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर में दो ही चीज होते हैं, देखो, रियल नंबर में दो ही चीज हो सकते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल। अगर किसी तरीके से मैं ये बता रहा हूं कि जी रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर तो ये वो इरेशनल नंबर ही है।
तो इसको प्रूफ करने में लोगों को डिफिकल्टी हो रही थी, तो कभी कभी इस ये अप्रोच भी लिया जाता है किसी चीज को प्रूफ करने के लिए। बस ऐसा जान लो कि मैथमेटिक्स में ऐसे भी होता है, और बात भी सही है कि अगर किसी चीज को यही बता दिया जाए, अगर दो ही चीज पॉसिबिलिटी है कि या तो ये रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, और मैं यही बोल दूं कि नहीं जी ये रैशनल नहीं है, यही प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ नहीं किया कि ये रैशनल है, सोचने वाली बात है, बहुत ही मजेदार बात है। ये प्रूफ नहीं किया मैंने कि ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल है। मैंने ये प्रूफ किया कि ये रैशनल नहीं है, और सिंस मैंने ये प्रूफ किया कि ये रैशनल नहीं है, ये अपने आप प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल है। तो कभी कभी इस तरीके का अप्रोच लेते हैं मैथमेटिक्स में किसी चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलो वही अप्रोच अभी हम लेंगे। तो आई से कि रूट टू लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, नंबर को मैं एन ओ करके ऐसे डॉट लिख रहा हूं, तो मतलब समझना नंबर। किसी भी तरीके से मानने के बाद अगर ये प्रूफ हो जाए कि नहीं जी मैंने माना तो था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, तो प्रूफ हो जाएगा कि इरेशनल नंबर है। ठीक, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। हमने मान ही लिया जब कि ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम रूट टू को लिख सकते हैं इन फॉर्म p डिवाइडेड बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेर इन p बाई क्यू is an integer and q is not equal to 0। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी दिखाते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 3/15, तो ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में है, p और q इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। अच्छा ऐसा लिख दिया तो -4/18, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, p बाई क्यू के फॉर्म में है। बहुत बढ़िया। लेकिन पॉइंट ये है कि ये 3/15 कुछ और नहीं है बल्कि 1/5 ही है। ठीक, तो देखो 1/5 को ही कोई चाहे तो 3/15 लिख दे, कोई चाहे तो 2/10 लिख दे, ये सब 1/5 है। 1/5, 3/15 भी 1/5 है, 2/10 भी 1/5 है। गंगाधरी शक्तिमान है ये सभी समझ लो कि एक ही भगवान के रूप है। ये सब 1/5 है बच्चों, बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। 3/15 भी कुछ नहीं बल्कि 1/5 ही है। यस, ओके। सो मैं यही कह रहा हूं कि इतनी चीजें, अब जैसे 4 बाई कितना लिख सकते थे हम, 20, ये भी आपका 1/5 ही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसको हमेशा एक लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। मतलब अब ऊपर नीचे डिवाइड ना हो सके, ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो बेहतर होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम 3/5 को जो है रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, 2/10 को रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, 4/20 को रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ये सबको रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन मैं 4/20 क्यों बोलूं? मैं सीधा 1/5 ना बोलूं? मैं 3/15 क्यों बोलूं? मैं 1/5 ना बोलूं? मैं 2/10 क्यों बोलूं? मैं 1/5 ना बोलूं? जब एक ही आदमी है ये सारा, उसी के अलग अलग भेष हैं, क्या बोलते हैं, रूप हैं, तो मैं क्यों ना 1/5 बोलूं? तो ये मतलब है कि उसको जो बिल्कुल उसका जो बेसिक फॉर्म है वहां तक लाना चाहिए हमको जब हम p बाई क्यू लिख रहे हैं। अब देखो 1/5, अब ये ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो इसकी जो भेष है, इसका जो रूप रंग है, वो 1/5 इसका बेसिक रूप है, इसका बेसिक फॉर्म है। या उसी तरीके से 4/18 ये बेसिक नहीं है। इसको देखो 2 से काटेंगे तो -2/9। यस, -2/9 एक बेसिक फॉर्म है। अब ये आपस में नहीं कट सकते। ठीक है,
सो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि ये न्यूमरेटर जो p है और q, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो 2 और 9 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन 3 और 15 के बीच में कॉमन फैक्टर था, इसलिए मैं काट पाया था। क्या था कॉमन फैक्टर? 3, इसलिए ये 1/5 हुआ था। 2 और 10 के बीच में भी कॉमन फैक्टर है 2, राइट? सो जनरली p बाई q को ऐसे लिखो कि आपस में कॉमन फैक्टर इसके कुछ भी ना बचे, p और q के, है ना? लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ले दे के उसका जो बेसिक जो फॉर्म है वो तो वही है। ठीक है, तो चलो, तो हम ये मानते हैं कि दिस p बाई क्यू इज इन बेसिक फॉर्म। ठीक है, तो अगर बेसिक फॉर्म में है तो पहला चीज हमें क्या समझ में आता है, वो लिख लिया जाए। पहला चीज हमें समझ में आता है, दूसरे कलर से लिखते हैं। इस वाले को मिटा दूं? हाँ, इस वाले को मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो p बाई क्यू अगर बेसिक फॉर्म में लिखा है तो पहली बात हमें क्या पता चली? पहली बात ये पता चली कि p एंड q ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स है, कैसे पता चली? क्योंकि मैंने मान ही लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है विच इज इन फॉर्म p एंड q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। दूसरा बात, तो मुझे गारंटी के साथ पता है कि p एंड q इंटीजर्स हैं। दूसरा बात, कि अगर ये p बाई q बेसिक फॉर्म में है तो इतना बात मुझे गारंटी से पता है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन BTWEN बिटवीन P एंड Q। ये भी मुझे गारंटी के साथ पता है। अभी हमने बात किया था ना 1/5, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बेसिक फॉर्म में है, राइट? या, और तीसरा एक और चीज मुझे गारंटी के साथ पता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने रूट टू इक्वल टू बोल दिया कि P डिवाइडेड बाई Q है, और ये कब बोल पाया? जब मैंने मान ही लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो मैंने लिख दिया कि लेट इट बी इन फॉर्म P बाई Q। और जैसे ही मैंने ये चीज माना, मेरे पास तीन चीजों की गारंटी आ जाती है अपने आप। ये तीन चीजों की गारंटी आ जाती है, आ जाती है। यस, कौन कौन सी चीजें? एक तो P एंड Q इंटीजर्स होनी चाहिए। दूसरा, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना होगा। तीसरा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब मान लो बच्चों, कुछ ऐसा हो कि हम आगे, अब इसके आगे जब बढ़ेंगे और कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें से कोई भी एक चीज गलत साबित हो जाए। मान लो यही साबित हो जाए कि P और Q इंटीजर्स नहीं है आगे चल के। तो अगर यही साबित हो गया कि जी P एंड Q इंटीजर नहीं है, तो फिर ये भी साबित हो गया कि जी ये रैशनल नंबर नहीं है, रूट टू। और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो मतलब इरैशनल है। यही नहीं, मान लो ये साबित है कि P एंड Q इंटीजर्स हैं, बट इन तीनों में से कोई भी एक चीज झूठा साबित हो गया। अगर ये भी साबित हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो भी तो भी ये साबित हो जाएगा कि जी हमने जो माना है वो गलत है। क्योंकि जो हमने माना है सही होने के लिए इन तीनों चीजों की गारंटी चाहिए। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ये स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया? 2, डायरेक्टली लिख दूं, 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर, या यूं कहें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। क्लियर? लिख सकते हैं ना स्क्वायर करने के बाद? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, 2q² इज इक्वल टू है p²। मतलब p² में एक 2 भी है जो इसका फैक्टर है। मतलब p² का 2 एक फैक्टर है, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ होता
18 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, 2 into 9। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर 2 into कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब कि 2 एक फैक्टर है 18 का। 18 को डिवाइड किया जा सकता है 2 से। यस। तो उसी तरीके से अगर ऐसा आ गया कि 2q² = p², मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। और अगर p² का एक 2 फैक्टर है तो p का भी 2 फैक्टर होगा। सो आई विल राइट कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है बच्चों। ओके। तो अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p है तो हम क्या p को p को कुछ ऐसा मान सकते हैं, 2 इंटू कुछ और नंबर, इंटू कोई एक नंबर रहा होगा c, मान लो। तुम बोलोगे सर ये क्या आप खिचड़ी पका रहे हो, इसको पहले ये मान लो फिर ये मान लो। भाई ये मैंने नहीं पकाया, ये बच्चों ऐसे ही प्रूफ किया गया है। अब क्या कर सकते हैं। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आगे आपको काम नहीं आने वाला। बट हाँ, अगर एग्जाम में आपका आ गया तो आपको एटलीस्ट दिमाग में क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि प्रूफ कैसे करना है। बस इतनी सी बात है। ये काम नहीं आने वाला कि जी ये इसका प्रूफ बताओ। हाँ, ये काम जरूर आएगा कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, किस बेसिस पे बोल रहे हो आप। ये सारे काम आएंगे जो बेसिस हमने समझ लिया था। राइट। P को लिख सकते हैं 2 into c। कैसे। अगर 18 इक्वल टू 2 into 9 था तो देखो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू कुछ नंबर, कोई एक नंबर। अगर 2 एक फैक्टर है तो उसी तरीके से मैंने मान लिया कि P इक्वल टू 2 into c। अगर P इक्वल टू 2 into c हो गया तो 2q² = P के जगह पे क्या रख देंगे, 2 into c का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, 2q² = 4c²। और ये 2 से काट दिया अगर तो आएगा q² = 2c²। अब फिर वही बात होगी कि अगर q² को लिखा जा सकता है 2 into c², मतलब कि 2 जो है ये q² का भी फैक्टर है। तो आई विल राइट कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। और q² का अगर फैक्टर है तो q का भी फैक्टर है। इन दोनों पॉइंट को गोल कर लिया जाए। एक पॉइंट जो मुझे यहां से मिला था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक। यहां से मुझे मिला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। ओके। तो फिर ये बताओ कि जब मैं p/q लिखूंगा तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है और वो है 2। सो सो देयरफॉर इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते। देयरफॉर आई कैन से दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। ये मुझे समझ में आया ऐसा करने से। जैसे ही ये बात समझ में आती है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, ये वाली बात मेरी गलत साबित हो जाती है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। यही तो हमने स्टार्टिंग में लेकर के चले थे। अब जैसे ही ये बात गलत साबित हो गई तो ये बात भी गलत साबित हो गई कि ये √2 इज अ रैशनल नंबर। अब जैसे ही ये बात गलत साबित हो गई कि √2 इज अ रैशनल नंबर, दूसरा कलर यूज करें क्या, ये व्हाइट ये सब ले लिया, येलो। यस। सो ये बात गलत साबित होते ही मैं यहां पहुंच गया और ये बात भी गलत साबित होगी। और ये बात गलत साबित होते ही मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा कि √2 इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। तो इस तरीके से बच्चों प्रूव किया जाता है किसी चीज को। ठीक है। इस तरीके के प्रूफ को बोलते हैं प्रूफ बाय निगेशन। मतलब निगेट कर दिया। मैंने ये बोला कि मैं मान लेता हूं कि उल्टा है, जो चीज प्रूव करना है उसे उल्टा मान लिया।
और अगर उसका उल्टा ना हो पाया तो मतलब ये सीधा है। ठीक है, ओवरऑल बात करते हैं कि मुद्दे वाली बात, सीखने वाली बात और लर्निंग वाली बात क्या है। लर्निंग वाली बात बस इतनी सी है बच्चों कि हमें ये पता हो कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। वो हमने बहुत बेहतर तरीके से स्टार्टिंग में समझा। और एक चीज हमने और भी समझा कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं जिसको बोलते हैं प्रूफ बाय निगेशन। और ये भी बड़ा बढ़िया तरीका है कि अगर यही प्रूफ कर दिया जाए कि हमने जो माना है वो गलत है। देखो वही तो किया, पहले रैशनल नंबर माना और फिर बोल दिया कि नहीं जो माना है वो गलत है, तो इसका मतलब इरैशनल होगा। कितना बढ़िया तरीका है ये भी। तो ये एक दिमाग में रखने वाली बात है कि जी ऐसे भी हो सकता है काम, बात भी सही है। ठीक है, और जो हमने प्रूफ, जो मैंने आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की, वो इसलिए की ताकि तुम्हारे एग्जाम में काम आ जाए। अदरवाइज इसके प्रूफ का कोई काम आपको नहीं आने वाला दूर दूर। ठीक है बच्चों। सो अब इसके बाद अच्छा बच्चों एक और बात जान लो कि अगर कोई भी, ये देखो पॉइंट नंबर 1, ये सारे एक तरीके से कहा जाए तो आपके प्रूफ्स हैं और थ्योरम्स हैं कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। बेसिकली कोई भी एक रैशनल नंबर चूज कर लो खुद ही अपनी मर्जी से। 3 मान ले, -3 मान ले, चलो। और एक इरैशनल नंबर चूज करते हैं, √2। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए या इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर हम कुछ भी करते हैं तो ये जो पूरा नंबर बना -3 प्लस √2, ये पूरा का पूरा एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपके कहीं काम आ सकता है बाद में। किसी ने पूछ दिया कि जी -3 प्लस √2 ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, तो आपको पता है कि इस लॉजिक के साथ इरैशनल नंबर होता है। इसके भी प्रूफ्स हैं लेकिन आपको जरूरत नहीं है उस प्रूफ की। ठीक है, ओके। जैसे मान लो कोई और ले लें, कोई और नंबर लेके देखें, रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर चुन लो। रैशनल नंबर चुन लेते हैं सर 22/7, या -22/7 भी रैशनल नंबर है। हाँ, और इसको करते हैं माइनस पाई। पाई एक इरैशनल नंबर है ये, तो दिस इज इरैशनल नंबर, इरैशनल। ओके, ऑलराइट। सो कोई भी रैशनल नंबर एक उठा लिया और एक इरैशनल नंबर उठा लिया, इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये 100% है कि ये इरैशनल नंबर होगा। ओके, ओके। नाउ उसी तरीके से अगर एक रैशनल नंबर ले लिया जाए और दूसरा इरैशनल नंबर ले लिया जाए, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हमने देख लिया, तो सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन ही नहीं, अगर इसी को मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता या डिवाइड भी कर दिया जाता तो भी ये इरैशनल नंबर ही होता। सो बेसिकली अगर एक रैशनल नंबर चुन लो और कहीं से एक इरैशनल नंबर ले लो और उसके साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें से कुछ भी करोगे तो वो एक इरैशनल नंबर बना देगा। याद रहे, एक रैशनल नंबर लेना है और दूसरा इरैशनल। ऐसा नहीं है कि दो इरैशनल नंबर ले लिए। मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers, irrational numbers। तो देखो, अगर मान लो एक मैंने इरेशनल नंबर ले लिया 3 और दूसरा भी ले लिया 3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? 3। ये तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन मान लो एक ले लेता मैं √2 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लेता √3, इसका प्रोडक्ट आता है √5। ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर दो इरेशनल नंबर ही लिए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट
इरेशनली हो सकता है कि रैशनल भी हो जाए या हो सकता है कि इरेशनल भी हो जाए। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि अगर एक रैशनल नंबर चुन लिया जाए और एक इरेशनल को चुन लिया जाए और इन दोनों में कुछ भी करा दो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो गारंटी है कि वो हमेशा इरेशनल बनाएगा। लेकिन एक रैशनल नंबर लेना होगा, एक इरेशनल नंबर लेना होगा। क्लियर? तो ये बातें रह गई थी, ये मैंने सोचा कि ये अभी आपको बता दिया जाए। सो ओके बच्चों, इसी तरीके से आप एंजॉय करके पढ़िए और आप वीडियो को सीक्वेंस में देखो, प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो। सो आपको मज़ा भी आएगा, आप एंजॉय करके पढ़ पाएंगे और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी पढ़ाई पे, अपने सॉल्यूशन पे। ओके, टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।